नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम मानते हैं ये बैलेंसिंग व्हील है हमारे भारत के फिस्कल फेडरलिज्म का। यानी कि कहीं ना कहीं ये इंडिया की जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाने का काम करता है। फाइनेंशियली फिस्कल फेडरलिज्म में यानी पैसे का जो आवंटन है, जो भी सब चीज़ें हैं, वो सारी करने का काम हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो यहाँ पे हम एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू लेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जिसने भारत के फिस्कल आर्किटेक्चर को शेप किया है। एजेंडा क्या है लेक्चर का? सबसे पहले हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखेंगे, लीगल बेसिस को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर फाइनेंस कमीशन के कॉम्पोजिशन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन जाता है कॉम्पोजिशन से। फिर हम इसके फंक्शंस और रिकमेंडेशंस को देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और नेचर ऑफ रिकमेंडेशंस क्या हैं, किस प्रकार की रिकमेंडेशंस कर सकता है। फिर हम देखेंगे फिस्कल फेडरलिज्म में इसका रोल क्या है, कैसे कमीशन बैलेंस करता है सेंटर और स्टेट के बीच के फाइनेंशियल रिलेशंस को। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे देश और स्टेट की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है। जो स्टेट्स हैं वो इसी के बेसिस पे काम करती हैं, इसी के बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इसी के बेसिस पे स्कीम्स आएंगी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ओवरऑल भारत के डेवलपमेंट को समझना चाहते हो। और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लिमिटेशंस को देखेंगे और पोटेंशियल क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। इन सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी होलिस्टिकली इस लेक्चर को कवर किया जाएगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये है क्या? ये एक क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आर्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सीधा सवाल बन सकता है कि बताओ, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश किया गया था? तो क्या है राइट आंसर? 280। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर 5 साल में एवरी 5th ईयर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। और 5 साल से पहले भी इसको बनाया जा सकता है अगर नेसेसरी लगे। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। डीम्ड नेसेसरी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि अभी हमें एक नया फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए तो ये बना सकता है। अमूमन ये 5 साल में बनता है, एवरी 5th ईयर बनता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं उनकी तरह फाइनेंस कमीशन जो है वो एक परमानेंट एंटिटी नहीं है। मैंने कहा ना आपको, एवरी 5th ईयर, हर 5 साल में एक बार बनता है, तो ये परमानेंट एंटिटी नहीं है। बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं वो परमानेंट एंटिटीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ क्या होती हैं? वो बॉडी जो कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जिक्र भारत के संविधान में है। तो क्या फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? बिल्कुल, क्योंकि इसका जिक्र भारत के संविधान में है, आर्टिकल 280 में। लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की तरह ये एक परमानेंट एंटिटी नहीं है। हर 5 साल में ये बनाई जाती है, उससे पहले भी बनाई जा सकती है इफ़ प्रेसिडेंट डीम्ड नेसेसरी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि ज़रूरत है बनाने की तो बनाई जा सकती है। अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये रिकमेंडेशन करता है कि किस प्रकार से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। आगे हम विस्तार से इन चीज़ों को देखेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। सबसे पहले हमने बात करी आर्टिकल 280 की। यहाँ पे कहा गया है कि हमें फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इसके कंपोजिशन और इसके फंक्शंस को भी यहाँ पे आउटलाइन किया गया है। तो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन हो, इसके कंपोजिशन कौन कौन इसमें होगा वो हम आगे देखेंगे, और इसके फंक्शंस क्या हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में बताया गया है। तो इस आर्टिकल को आपने ध्यान में रखना है। फिर आता है आर्टिकल 281। यहाँ पे ये डील करता है कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या होंगी, किस प्रकार से ये अपने रिकमेंडेशन को प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट के सामने। ये आर्टिकल 281 आ गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन क्या है। जब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन, तो उस कमीशन में होता कौन कौन है? तो यहाँ पे देखिए, एक तो चेयरमैन होता है और बाकी 4 अदर मेंबर्स। एक आ गया बड़ा चेयरमैन, ये मान लो चेयरमैन, और बाकी 4 जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब जो मेंबर्स हैं ये कितने पीरियड तक
यहाँ पे ऑफिस में रहेंगे। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर के साथ स्पेसिफाई कर देता है कि ये जो मेंबर्स हैं कितने समय तक यहाँ पे फाइनेंस कमीशन में रहेंगे। और जितने भी मेंबर्स हैं ये एलिजिबल होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार एक मेंबर बन गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता, री अपॉइंटमेंट यहाँ पे हो सकती है, हर मेंबर की री अपॉइंटमेंट यहाँ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जिन भी मेंबर्स को फाइनेंस कमीशन में चूज़ किया जाएगा उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, किसके बेसिस पे, क्या क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे उनको यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, इतने बड़े कमीशन और इतने इंपॉर्टेंट कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आता है फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951, जिसने यहाँ पे मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस बताई हैं। तो सबसे पहले चेयरमैन की बात करें तो अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। चेयरमैन वही व्यक्ति बनेगा जिसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस हो, पब्लिक अफेयर्स के काम करने में एक्सपीरियंस रहा हो। सबसे पहला मेंबर जो होगा वो जज होगा हाई कोर्ट का, या फिर एक क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, कि या तो हाई कोर्ट का जज हो या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, उसको यहाँ पे मेंबर वन बनाया जाएगा। तो यहाँ पे एक हो गया पब्लिक अफेयर, जनता के लिए काम करने वाला, दूसरा यहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो यहाँ पे आ रही है, जज यहाँ पे एक हाई कोर्ट का बन रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफाइड है अपॉइंट होने के लिए एज अ जज, यहाँ पे उसको पहला मेंबर बनाया जाएगा। दूसरा मेंबर जो है वो है अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो यहाँ पे पैसे, इकोनॉमी, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए इस व्यक्ति को, ये मेंबर टू बनेगा। फिर आता है मेंबर थ्री, अ पर्सन विद वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चौथा मेंबर यहाँ पे आता है जिसको इकोनॉमिक्स का स्पेशल नॉलेज हो। तो ये हैं, एक आ गया चेयरमैन और यहाँ पे बाकी चार जो हैं वो मेंबर्स हैं, ये पांच जो हैं ये बनते हैं फाइनेंस कमीशन। ये भी पूछा जा सकता है कि भैया कितने लोग होते हैं फाइनेंस कमीशन में, तो पांच होते हैं, एक चेयरमैन होता है और चार बाकी मेंबर्स होते हैं। एक बार फिर देखो कि जो चेयरमैन बनेगा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। पहला मेंबर जो बनेगा वो बनेगा हाई कोर्ट का जज या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो क्वालिफाइड है अपॉइंट होने के लिए एज अ जज। मेंबर टू जो है वो ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसके पास फाइनेंस या गवर्नमेंट अकाउंट्स का स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। फिर मेंबर थ्री, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का। और मेंबर फोर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स का। ये है क्वालिफिकेशंस उन मेंबर्स की जो कि फाइनेंस कमीशन का पार्ट बनेंगे या फिर जो फाइनेंस कमीशन बनेंगे। अब बात है कि फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस यहाँ पे आए हैं, टैक्स से जो पैसा आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और यहाँ पे एलोकेशन जो है वो स्टेट्स को होनी चाहिए। हमने पहले ही बात करी फिस्कल फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म में यहाँ पे स्टेट और सेंटर के पास जो है वो जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि जितना भी किसी स्टेट का पैसा बनता है वो उसको मिले। तो सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे टैक्स के जो पैसा है, रेवेन्यू है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होता है। दूसरा आता है कि ऑगमेंट स्टेट कंसोलिडेटेड फंड जो है उसको ये मेज़र करता है, और यहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो भी यहाँ पे देता है कि यहाँ पे किस स्टेट को कितना पैसा चाहिए, फिर वहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से ये उनको देता है। फिर यहाँ पे ग्रांट इन एड जो होती है स्टेट्स को, उसको प्रिंसिपली ये गवर्न करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, चिंता मत करिए। ये एक फंड है, इसी फंड से पैसा चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे इसको ये ग्रांट इन एड्स को भी गवर्न करता है। और बाकी सारे के सारे मैटर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेफर किए जाते हैं साउंड फाइनेंस के इंटरेस्ट में, उनको भी ये देखता है। ये हैं फाइनेंस कमीशन के काम। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये अपने कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, और यहाँ पे थोरो कंसल्टेशन होती है अलग अलग वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ। तो सबसे पहले जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करेगा, फिर ये एक फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, और जो फाइनल कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी वो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आगे सबमिट करेगा। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सामने इस रिपोर्ट को रख देता है। और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम जो है वो भी रखा जाता है, जहाँ पे डिटेलिंग होती है कि कौन कौन से एक्शंस इन रिकमेंडेशन पे, ये जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस हुई हैं इस पे कौन कौन से एक्शंस लिए जाएंगे, उनको भी यहाँ पे डिटेल किया जाता है जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होता है। तो सबसे पहले एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनी
जो किसने बनाई, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो दे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको आगे रखेगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। अब इस रिपोर्ट के साथ साथ वो एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी रखेगा जहाँ पे इनकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं, इनके ऊपर कौन कौन से एक्शंस लिए जाएंगे उसकी डिटेलिंग होगी, उसको अच्छे से डिटेल से बताया जाएगा। अब फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, उसमें जो जो चीज़ें ये रिकमेंड कर रहे हैं, भैया ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, उसके कुछ की एस्पेक्ट्स देखते हैं कि की एस्पेक्ट्स उसके क्या होते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है वो स्टेट्स के बीच में फॉर्मूला के बेसिस पे होनी चाहिए ताकि सारों को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिले और बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि भैया जिसको जितना पैसे की ज़रूरत है उसको उतना मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, उसको उतना मिलना चाहिए ताकि बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। ऐसा ना हो कि हम एक ही जगह सारा का सारा पैसा दे जा रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी जगह डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है कि हर जगह यहाँ पैसा उतना मिलना चाहिए जितना उनको ज़रूरत है। यहाँ पे इक्वल पैसा डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है कि सारों को बराबर पैसा दो ना, क्योंकि देखो कुछ स्टेट्स को कम पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अब जैसे आज के समय हम देखते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल या इस प्रकार के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे कितना ज़्यादा मानसून सीजन में हैवोक हो रहा है और कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अगर इक्वल पैसा दोगे तो फिर कुछ स्टेट्स जो हैं वो नेचुरल कैलमिटीज़ से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उन्हीं को ठीक करते करते निकल जाएंगे और बाकी डेवलप होते जाएंगे, लेकिन ये रह जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है कि भैया जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, सारी स्टेट्स के बराबर होनी चाहिए। ये आया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट्स या सेक्टर्स को एडिशनल पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है ताकि उनको कुछ नीड चाहिए, कुछ असिस्टेंस चाहिए या फिर कोई रिफॉर्म्स करने हैं तो वहाँ पे वो कर सकें। जैसे मैंने आपको उत्तराखंड, हिमाचल या बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका एग्जांपल दिया कि अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो अभी यहाँ पे इनको एडिशनल पैसे की ज़रूरत है, तो ये ग्रांट इन एड होगी। तो इस समय यहाँ जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा, ग्रांट्स इन एड होगी। या इस प्रकार की और भी हैं, कहीं पे मान लो भूकंप आ गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो जो भी नेचुरल कैलेमिटी है या फिर कोई भी इशू आता है, अगर एडिशनल पैसा दिया जाएगा तो वो क्या है, ग्रांट्स इन एड है, ताकि असिस्टेंस मिल सके, मदद मिल सके, किसी प्रकार का रिफॉर्म करना तो वो किया जा सके, ताकि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जा सके और जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उसे भी एड्रेस किया जा सके। तो ये आ गया ग्रांट्स इन एड। फिर तीसरा एस्पेक्ट आता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट्स के शेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं फिस्कल ऑटोनॉमी जो है अमंग स्टेट्स उसे भी प्रमोट करते हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो ये कहीं ना कहीं की एस्पेक्ट्स हैं फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के। नेचर क्या होती है इस रिकमेंडेशन की, एडवाइजरी, नोट बाइंडिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि भैया ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। ज़रूरी नहीं कि इनकी रिकमेंडेशंस माननी ही हैं। अगर सरकार को लगे कि भैया अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने रिकमेंड करी हैं, मान लेते हैं तो मान लेंगे, लेकिन अगर इनको लगे कि भाई ये नहीं माननी है तो नहीं मानेंगे। अगर इनको लगे कि मान लो 10 बातें कही हैं और 2 बातें इनको लगता है कि माननी है तो ये 2 ही मानेंगे। इनको लगता है 3 बातें नहीं माननी है, ये 3 बातें नहीं मानेंगे। ये एडवाइजरी है, ये बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया है वो मानना ही है। हाँ भाई ठीक है, आपने एडवाइस कर दिया, हम इसके बारे में सोचेंगे। तो जो रिकमेंडेशन की नेचर है वो ध्यान रखिएगा, एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। तो जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है वो एडवाइजरी इन नेचर है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये बाइंडिंग नहीं है। सरकार यहाँ पे बंद नहीं जाती है कि हमने मानना ही है। अल्टीमेटली ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि क्या उन्होंने इनकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। ये जो डिसीजन है, ये प्रेरोगेटिव है, ये केंद्र सरकार के पास है कि जितना एक स्टेट्स को मनी ग्रांट करने के लिए बोला गया है, रिकमेंड किया गया है, वो करनी है नहीं करनी है, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होता है। अब हम जब बात करते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, तो इसका मतलब क्या है और इसका रोल क्या है। फाइनेंस कमीशन हमेशा ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब देखो इसका बेसिस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहला आता है पॉपुलेशन, कि एक स्टेट में
कितनी पॉपुलेशन है, फिर एरिया कि एक स्टेट का कितना बड़ा एरिया है, फिर आता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कि इकोनॉमिकली कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा स्टेट बैकवर्ड है, फिर आता है रीजनल डिस्पैरिटीज़ कि यहाँ पे कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ कम है, तो क्या क्या रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, और फिर आता है डेवलपमेंट नीड्स कि कौन सी स्टेट में कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, नीड है। ये रोल होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बेसिस पे फिर डिसाइड किया जाता है कौन सी स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है और स्टेट्स को एम्पावर करता है। सबसे पहले ग्रांट इन एड रिकमेंडेशन। ये कमीशन रिकमेंड करता है कि प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स जो हैं वो स्टेट्स को मिलनी चाहिए विद इन एडिक्वेट रेवेन्यू। अगर कहीं पे रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर उनको ग्रांट्स मिलनी चाहिए। फिर दूसरा आता है एसेंशियल सर्विसेज फंडिंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस भी होते हैं जो क्रिटिकल सर्विसेज के लिए, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको इनेबल करते हैं। फिर आते हैं रिड्यूस्ड फिजिकल इम्बैलेंसेज। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेज जो हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उसको रिड्यूस करने में भी मदद करता है और कहीं ना कहीं स्टेट्स के एम्पावरमेंट की भी मदद करता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जब इंक्रीज़ किया जाता है तो वो स्टेट्स को प्रोवाइड करता है ग्रेटर ऑटोनॉमी। अब स्टेट्स जो हैं वो अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर भी स्टेट्स को मिल रही है। तो जब यहाँ पे ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल रही है, डिसीजन मेकिंग पावर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं वो भी एम्पावर्ड हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। और ये जो स्टेट्स का सशक्त होना है, यही असल में क्या है, फेडरलिज्म। इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म, हिंदी में संघवाद। फेडरलिज्म संघवाद यही है। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करता है। फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है स्टेट्स का, उसके कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी मिलने चाहिए। तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, उनके पास भी एडुकेट रिसोर्सेज हों ताकि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी जो फंक्शंस हैं उनके, उन्हें वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को और गवर्नेंस को वो स्ट्रेंथन कर सकें। और अब यहाँ पे आता है फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। किस प्रकार से हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विद इन अ फेडरल स्टेट। अब यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, फिर उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स आ गई और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी आ गई। तो ये अलग अलग जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के फेडरल सिस्टम में, इसमें किस प्रकार से फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिवीजन होगी, इसको हम कहते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। ये बैलेंसिंग व्हील की तरह होता है। भारत का संविधान बोलता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो बैलेंसिंग व्हील है भारत के फिजिकल फेडरलिज्म के लिए। दूसरा आता है ब्रिजिंग इम्बैलेंसेज। तो कहीं ना कहीं जो वर्टिकल फाइनेंशियल इम्बैलेंसेज हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उन्हें ये ब्रिज करने का यानी भरने का काम करता है, जितने भी इम्बैलेंसेज हैं। प्रमोटिंग इक्वलिटी, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्टेट्स के बीच में जो इनइक्वलिटी है उसको भी ब्रिज करने का, कम करने का काम करता है, क्योंकि जो बैकवर्ड स्टेट्स होती हैं यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। लेकिन अब बैकवर्ड स्टेट्स को आपने ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट तो कर दिए, लेकिन क्या वो रिसोर्सेज का स्टेट यूज़ कर पा रही है, क्या वो जनता तक पहुँच रहा है, क्या वो सारा का सारा पैसा करप्शन में तो नहीं चला जा रहा है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बना रहता है। इसको हम आगे जब लिमिटेशन देखेंगे वहाँ पर भी कवर करने वाले हैं। और फिर हमारे पास आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कंसल्टेशन को भी फोस्टर करता है, जिससे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाता है। तो इस प्रकार से फिजिकल फेडरलिज्म का काम करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। बैलेंसिंग व्हील है ये हमारे भारत के फिजिकल फेडरलिज्म के लिए। अभी यहाँ पे रिफॉर्म्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है और चैलेंजेस को एड्रेस किया जाता है। तो इंटेंसिवाइजिंग रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल एलोकेशंस जो हैं उसको रिफॉर्म माइलस्टोन्स के साथ लिंक करता है और ये स्टेट्स को इनकरेज करता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको वो अडॉप्ट करें। और ये कहीं ना कहीं एफिशिएंट गवर्नेंस को प्रमोट करता है और सर्विस डिलीवरी को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को किस प्रकार से एड्रेस किया जाता है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के चेंजिंग डायनामिक्स हैं उसके साथ साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। जो नई फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि किस प्रकार से उनके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। और फिर कुछ पॉलिसीज जैसे कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशंस, इनके जो चैलेंजेस हैं इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। फाइनेंस कमीशन कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करता है, सबसे पहले डेटा गैप्स। जो डेटा आता है वो या तो आउटडेटेड है, या तो इनकन्सिस्टेंट है, या फिर इनकम्प्लीट होता है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, यहाँ पे डाइवर्स स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट करने लग पड़ते हैं। फिर आते हैं रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इम्बैलेंस। तो कहीं ना कहीं वर्चुअली
अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन उसके जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं। डोमेन ओवरलैप, कहीं ना कहीं कमीशन और जीएसटी काउंसिल का जो डोमेन है उसके बीच में इंटरसेक्शंस हो जाती हैं। और लिमिटेड कंट्रोल ओवर थर्ड टायर, तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जैसे कि हम कहते हैं पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए इसके पास काफ़ी लिमिटेड रोल है, काफ़ी लिमिटेड पावर है। इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस क्या हैं? एडवाइजरी नेचर है रिकमेंडेशंस की। पहले भी कहा हमने कि भैया जो फाइनेंस कमीशन है ये एडवाइजरी इन नेचर है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो इसने रिकमेंड कर दिया है वो मानना ही है, सरकार चाहे तो माने, सरकार चाहे तो ना माने। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट चैलेंज जो है वो कमीशन के आगे खड़ा हो जाता है कि कैसे अपने जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए, और जो रिकमेंडेशंस हैं उनको मॉनिटर किया जाए कि भैया ये इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। यूनियन गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है कि उस रिकमेंडेशन को वो इम्प्लीमेंट करना चाहे तो इम्प्लीमेंट करें, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग ग्रांट्स टू स्टेट्स, कि स्टेट्स को जो ग्रांट देने की बात है वो देनी है नहीं देनी है, या फिर बाकी भी जो डिसीजंस या जो रिकमेंडेशंस हैं वो माननी है कि नहीं माननी है, ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे क्या किया जाना चाहिए? ऑब्वियसली फाइनेंस कमीशन को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। सबसे पहले आता है परमानेंस। यहाँ पे पीवी राजा मन्नार कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि जो कमीशन है उसको एक परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि यहाँ पे हर 5 साल में जो प्रेसिडेंट है वो इसको बनाता है, 5 साल से पहले भी बना सकता है, इफ़ डीम्ड नेसेसरी, उसको लगे कि ज़रूरत है तो पहले भी बना सकता है। लेकिन पीवी राजा मन्नार कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था कि ये जो फाइनेंस कमीशन है इसको परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए। तो ये जो कमेटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल बन सकता है, बताइए कौन सी कमेटी है जिसने रिकमेंड किया था कि फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए? तो पीवी राजा मन्नार कमेटी है जिसने रिकमेंड किया था कि जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसको परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए। तो पहला स्टेप जो किया जा सकता है फाइनेंस कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो है परमानेंस। फिर आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब यहाँ पे एनालिटिकल और एडवाइजरी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसको बोस्टर किया जा सकता है रिलायबल डेटा रिसोर्सेज और रोबस्ट मेथोडोलॉजीज़ की मदद से। तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है। फिर इन्हेंस्ड कंसल्टेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि जो रिपोर्ट्स है उसको वाइडली डिसेमिनेट किया जा सके, और जो स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स हैं उनको भी फोस्टर किया जा सके। और फिर आता है प्रमोटिंग फेडरलिज्म। तो यहाँ पे इनोवेटिव अप्रोचेस को एक्सप्लोर किया जा सकता है ताकि कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम किया जा सके। अब यहाँ पे इमर्जिंग इश्यूज़ कुछ आ रहे हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है? देखिए जो फाइनेंस कमीशन है वो हमेशा से प्रोएक्टिव रहा है और रिस्पॉन्सिव रहा है जो भी इकोनॉमिक या सोशल डायनामिक्स इवोल्व हो रहे हैं उनके लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन और स्टेट रेवेन्यूज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट। फिर आता है इकोनॉमिक फॉल आउट जो कि कोविड-19 के पेंडेमिक के समय हुआ या उसके बाद हुआ। कोविड-19 को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इससे रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। कोविड-19 की हिस्ट्री क्या है, फिर इससे रिलेटेड कौन कौन सी वैक्सीन आई हैं, कौन से देश ने क्या इनिशिएटिव लिया है, भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, भारत के अलग अलग स्टेट्स ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या पूरे के पूरे आंकड़े हैं, सब चीज़ों को उस एक वीडियो में मैंने कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो कोविड से रिलेटेड कुछ भी और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, या फिर कोविड-19 के पूरे पेंडेमिक को समझने के लिए। तो उसको जरूर देखेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर आता है फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स। अब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी हैं, तो उसको कैसे एड्रेस करना है ये एक इमर्जिंग इशू है। और फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। आप सब जानते हैं कि अभी डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको यहाँ एड्रेस किया जा रहा है। कंक्लूजन की बात करें तो नो डाउट हमारा जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो इंडिस्पेंसेबल पिलर है। ये फिजिकल फेडरलिज्म का एक बहुत ही क्रूशल पिलर है और इसने हमेशा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर किया है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया कंटिन्यू अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस के रास्ते पे चला हुआ है और यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन का पर्पस है वो और भी ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल हो जाता है। तो जितने भी चैलेंजेस कमीशन फेस कर रहा है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए ताकि जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सके और हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। तो यह है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। अगली वीडियो में हम फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मैंने और भी काफ़ी वीडियोज़ को कवर किया है, जाइए मेरी प्लेस में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम के
तैयारी कर रहा हूँ हमारी प्लेस करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर जीके टिप्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।